नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेश रसाळ। पाश्चात्य काव्य सिद्धांत विवेचन में आज हम अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत के बारे में देखेंगे। इसके पूर्व हमने प्लेटो के अनुकरण सिद्धांत के बारे में जाना था। अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत को देखने के पहले अरस्तु संबंधी कुछ मूलभूत बातें हैं जो जानना बहुत ही ज़रूरी है, उनको हम देखेंगे। अरस्तु का जन्म ईसा पूर्व 384 में मैकेडोनिया के स्थगीरा नामक नगर में हुआ था। अरस्तु के पिता वैद्य थे, राजवैद्य थे। अरस्तु ने पॉलिटिका ग्रंथ की रचना की। मैसिडोन के राजा फिलिप द्वितीय ने अरस्तु को अपने 13 वर्षीय पुत्र सिकंदर के शिक्षक बनने के लिए आमंत्रित किया, जो सिकंदर अलेक्जेंडर के रूप में विश्वविख्यात हुआ। अरस्तु अपने गुरु के सानिध्य में लगभग 20 वर्षों तक रहे। अरस्तु प्लेटो के सबसे प्रिय शिष्य थे। प्लेटो ने अरस्तु के बारे में कहा था कि मेरे विद्यापीठ के 2 भाग हैं, एक शरीर और दूसरा मस्तिष्क। अन्य सभी छात्र शरीर है तो अरस्तु मस्तिष्क है। यद्यपि अरस्तु ने प्लेटो के अनेक सिद्धांतों का दृढ़तापूर्वक खंडन भी किया है, फिर भी गुरु और शिष्य के संबंधों में मधुरता बनी रही। प्लेटो के निधन के समय अरस्तु की उम्र 37 वर्ष की थी। प्लेटो के निधन के पश्चात अरस्तु एथेंस छोड़कर चले गए और एसेस में नई अकादमी स्थापित की। अरस्तु बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। भौतिक विज्ञान, प्राणी विज्ञान ये उनके विषय रहे। तथापि अरस्तु अनेक विधाओं के आचार्य थे। कहते हैं कि उन्होंने अपने 62 वर्ष के जीवन में 400 ग्रंथों का निर्माण किया, जिनके विषय थे तर्कशास्त्र, मनोविज्ञान, भौतिक विज्ञान, राजनीति शास्त्र, साहित्य शास्त्र आदि। अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत देखने के पहले अनुकरण शब्द का अर्थ देखना जरूरी है। अनुकरण यूनानी शब्द मिमेसिस के पर्याय के रूप में प्रयुक्त किया गया है। हिंदी में ये अंग्रेजी शब्द इमिटेशन का रूपांतरण होकर आया है। प्लेटो के पूर्ववर्ती आचार्यों ने अनुकरण शब्द का प्रयोग स्थूल अर्थ में नकल या यथावत प्रतिकृति के अर्थ में किया। अरस्तु ने इसी प्रचलित शब्द को ग्रहण किया, किंतु उसमें उन्होंने नया अर्थ भी भर दिया। प्रोफेसर मरे के अनुसार अनुकरण का अर्थ सृजना का अभाव नहीं अपितु पुनर्सृजना है। प्रोफेसर ब्रूचर के अनुसार सादृश्य वस्तु के द्वारा मूल वस्तु का पुनराख्यान है। अरस्तु ने अनुकरण को हूबहू नकल नहीं माना। उनके अनुसार कवि वस्तुओं को अनेक यथास्थिति जैसी थी वैसी रूप में वर्णित नहीं करता, अपितु उनके तर्कपूर्ण संभाव्य रूप में वर्णित करता है। वस्तुतः कवि या कलाकार अपनी संवेदना और अनुभूति से अपूर्णता को पूर्णता प्रदान करता है और उसे आदर्श रूप देता है। अतः अनुकरण को मात्र नकल नहीं कहा जा सकता। अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत एक स्तर पर प्लेटो के अनुकरण सिद्धांत की प्रतिक्रिया है और दूसरे स्तर पर उसका विकास भी है। महान दार्शनिक प्लेटो ने कला और काव्य को सत्य से तिहरी दूरी पर कहकर उसका महत्व बहुत कम कर दिया था। अरस्तु ने अनुकरण में पुनर्रचना का समावेश किया। उनके अनुसार अनुकरण हूबहू नकल नहीं है, बल्कि पुनः प्रस्तुतिकरण है, जिसमें पुनर्रचना भी शामिल है। अनुकरण के द्वारा कलाकार सार्वभौम को पहचान कर उसे सरल तथा इंद्रिय रूप से पुनः रूपागत करने का प्रयास करता है। कवि प्रतीयमान, संभाव्य अथवा आदर्श तीनों में से किसी का भी अनुकरण करने के लिए स्वतंत्र है। वह संवेदना, ज्ञान,
कल्पना, आदर्श आदि द्वारा अपूर्ण को पूर्ण बनाता है। अरस्तु ने प्लेटो से भिन्न विचार प्रस्तुत करते हुए अनुकरण शब्द का प्रयोग किया है। काव्य वस्तु के 3 रूपों का अनुकरण होता है, अथवा अरस्तु के अनुसार कलाकार 3 प्रकार की वस्तुओं में से किसी एक का अनुकरण कर सकता है। एक, प्रतीयमान रूप में, अर्थात जो वस्तु जैसी है वैसी ही दिखाई दे। दूसरा, संभाव्य रूप में, अर्थात जो वस्तु जैसी नहीं है किंतु वैसी हो सकती है। तीसरा, आदर्श रूप में, अर्थात किसी वस्तु को ऐसा होना चाहिए। इसमें पहली स्थिति अनुकरण मानी जा सकती है, परंतु दूसरी एवं तीसरी स्थिति में वास्तविक जगत के अनुकरण से भिन्नता होती है। अरस्तु का एक और विचार महत्वपूर्ण है, वह है इतिहास को लेकर। इतिहास और काव्य की तुलना करते हुए अरस्तु ने काव्य के सत्य को इतिहास के तथ्य से ऊंचा माना है। अरस्तु का मत है, कवि और इतिहासकार में वास्तविक भेद यही है कि इतिहास केवल घटित हो चुकी घटनाओं का उल्लेख करता है, जबकि काव्य में संभाव्य या घटित होने वाली आदर्श स्थितियों का चित्रण होता है। अरस्तु दूसरा विचार प्रस्तुत करते समय कहते हैं, इतिहास केवल बाह्य जगत की विशिष्ट घटनाओं का उल्लेख एवं विवेचन प्रस्तुत करता है, जबकि काव्य का सत्य घटना विशेष तक ही सीमित नहीं होता बल्कि सामान्य भी होता है। तीसरे विचार में अरस्तु कहते हैं, इतिहास वस्तुपरक होता है। इसके विपरीत काव्य में अनुभूति एवं विचार का सहारा लिया जाता है और श्रेष्ठ काव्य में दर्शन तत्व की भी प्रधानता होती है। समग्रतः अरस्तु अपनी अनुकरण विषयक अवधारणा में इस तथ्य पर बल देते हैं कि काव्य में केवल बाह्य जगत में प्रत्यक्ष जीवन का ही अनुकरण नहीं किया जाता, बल्कि सूक्ष्म, आंतरिक और अमूर्त जीवन का भी अनुकरण किया जाता है। इसके लिए कवि या कलाकार अनुभूति एवं कल्पना का आश्रय ग्रहण करता है। वे अनुकरण के 3 विषय मानते हैं, एक प्रकृति, दूसरा इतिहास और तीसरा कार्यरत मनुष्य। अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत में प्रमुखतः निम्न बिंदुओं का समावेश किया जा सकता है। उसमें प्रमुखतः प्लेटो ने काव्य शास्त्र को दर्शन शास्त्र व राजनीति शास्त्र के साथ जोड़कर वर्णित किया है, जबकि अरस्तु ने काव्य शास्त्र की स्वतंत्र रूप से समीक्षा की है। दूसरा बिंदु, इनके अनुसार कविता जगत की अनुकृति है, अनुकरण मनुष्य की मूल प्रवृत्ति है। तीसरा बिंदु, अनुकरण की प्रक्रिया आनंददायी होती है। हम अनुकृत वस्तु में मूल सादृश्य देखकर आनंद प्राप्त करते हैं। अनुकरण के द्वारा भयोत्पादक वस्तुओं को भी इस रूप में प्रस्तुत किया जाता है कि आनंददायक प्रतीत होने लगी या होने लगती है। काव्य कला सर्वोत्तम अनुकरणात्मक कला है तथा अन्य सभी ललित कलाओं एवं उपयोगी कलाओं से अधिक महत्वपूर्ण है। नाटक काव्य कला का सर्वाधिक उत्कृष्ट रूप है। काव्य प्रकृति का अनुकरण है। अरस्तु ने काव्य को संगीत कला के समतुल्य माना है। कवि अपनी रचना में दृश्य जगत की वस्तुओं को जैसी वे है वैसी ही प्रस्तुत नहीं करता, अर्थात या तो वह उन्हें बेहतर रूप में प्रस्तुत करता है या हीन रूप में प्रस्तुत करता है। इनके अनुसार
अनुकरण केवल आकृति और स्वर का ही नहीं किया जाता, अपितु आंतरिक भावों और वृत्तियों का भी किया जाता है। अरस्तु ने चित्रकार अथवा किसी अन्य कलाकार की तरह कवि को भी अनुकर्ता माना है। अंतर इतना ही है कि चित्रकार रूप और रंग के माध्यम से अनुकरण करता है और कवि भाषा, लय और सामंजस्य के माध्यम से अनुकरण करता है। प्लेटो ने काव्य को क्षीण माना है, उन्होंने उसका महत्व कम किया है, परंतु अरस्तु ने काव्य को महत्वपूर्ण माना है और यही बातें जो है उन्होंने अपने अनुकरण सिद्धांत के अंतर्गत प्रतिपादित की है। धन्यवाद।